गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो स्टूडेंट्स? स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द absorption of the nutrients. Okay, now today in this lecture we are going to discuss about the next step of the digestion, that is assimilation of the nutrients. तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है assimilation of nutrients. अब जब एसिमिलेशन की हम बात करते हैं तो एसिमिलेशन में क्या होगा कि जैसे सपोज हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व हुए हैं, नाउ दे रीच टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और यू कैन से थ्रू द ब्लड दे रीच टू द सेल्स. ओके, और वहां जाकर वो क्या करते हैं, दे फॉर्म अगेन, अगर अमीनो एसिड है वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं. सेल में जाके अमीनो एसिड की हेल्प से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा. और जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं, जब हम फ्रक्टोज की बात करते हैं, हम गलैक्टोज की बात करते हैं, तो वहां जाके क्या बनेगा, तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा. ओके, अगर हम फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो फैटी एसिड्स जाके क्या बनाते हैं सेल में, तो वहां पर वो फैट्स बन जाएंगे. तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी बॉडी इनको एसिमिलेट करेगी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. अब आप कहोगे ऐसा कैसे है, बिकॉज वी न्यू वेरी वेल कि जो प्रोटीन्स हैं, अगर हम प्रोटीन्स की ही बात करते हैं तो हमारी बॉडी को किस लिए चाहिए, एक्चुअली दीज यू कैन से प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर. किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं. और दूसरा, अगर एक्सेसिव अमीनो एसिड है या प्रोटीन्स हमारी बॉडी में है, दे आर गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. अगर एक्सेसिव है, एक्सेसिव कन्वर्टेड इनटू वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि जो ग्रोथ है और जो रिपेयर है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स. इसका मतलब क्या हुआ कि जब एसिमिलेशन होता है तो उस दौरान क्या होगा कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे बिकम इनग्रेडेड कंपोनेंट ऑफ यू कैन से सेल एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, यू कैन से इंग्लिश. इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए यूज हो रहा है. दूसरा, एक्सेसिव अगर है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है. तो इस तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के हम देखते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और हमारे पास गलैक्टोज है. तो अब ये सेल के अंदर अगर हम देखते हैं हमारी बॉडी में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है. अगर हम सेल की बात करते हैं, इन सेल एंड लीवर, ठीक है ना, ये वहां पर स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. आपने प्रोसेस पढ़ी है पीछे कि ग्लाइकोजन कैसे बनता है, कि जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में, तो हमारी मसल्स में और हमारे लीवर में ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. ठीक है ना. फिर अगर हम बात करते हैं कि कुछ हमारे पास जैसे फैट्स होते हैं, जो फैट्स हैं दे आर यू कैन से डिपॉजिटेड इन द सबक्यूटेनियस लेयर. जो फैट्स हैं, फैट्स आर डिपॉजिटेड इन द सबक्यूटेनियस लेयर इन द स्किन. तो हमारी स्किन के अंडर जो एडिपोज टिश्यूज हैं, वहां जाके ये फैट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और वहां पर हमें क्या हेल्प करते हैं, इंसुलेशन करते हैं. हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं. ठीक है ना. तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो एसिमिलेशन है डिफरेंट प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का एंड फैट्स का, वो होता रहता है.
क्लियर। अब जरा बात करते हैं कि हमारे पास कुछ विटामिन भी हैं और कुछ सोल्ट्स हैं और वाटर है विच आर यूजफुल इन द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, हमारे पास विटामिन भी हैं, हम साल्ट्स भी लेते हैं। क्यों? जब हम डाइट ले रहे हैं, डाइट के साथ हमारे पास जो कंपोनेंट है उसके उसमें विटामिन भी होंगे, उसमें साल्ट्स भी होंगे, उसमें मिनरल्स भी होंगे, ठीक है ना, और उसमें हमारे पास वाटर भी होगा। तो ये जो सारे की सारे जो रिमेनिंग बच जाते हैं ये हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में काम आते हैं। तो दिस इज अबाउट द एसिमिलेशन। तो सिंपल हम वर्ड्स में कह सकते हैं जो एसिमिलेशन है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है दे बिकम द इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सेल प्रोटोप्लाज्म। हम सिंपल कह सकते हैं एसिमिलेशन क्या है कि इट इज इन दिस प्रोसेस, ठीक है ना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन दिस प्रोसेस nutrients become integral part of cell protoplasm, कि सेल प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन जाते हैं। क्लियर। तो दिस इज अबाउट द एसिमिलेशन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इजेशन। लास्ट स्टेप है हमारा कि जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, और जब एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो ब्लड है ये सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके सेल के पास ले जाता है। फिर सेल इनका क्या करता है, इनको अपना इंटीग्रल पार्ट बना लेता है। किस पर्पज के लिए? फॉर एनर्जी पर्पज, क्योंकि हमें एनर्जी भी चाहिए, ठीक है ना, हमें अपनी ग्रोथ भी करनी है। तो ग्रोथ के लिए जैसे प्रोटीन्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपेयर के लिए हमारे सेल्स हमेशा इंजूर्ड होते रहते हैं, उन नए सेल्स के आने के लिए हम इन प्रोटीन्स का इस्तेमाल, इसको बोलते हैं हम सारे को एसिमिलेशन। नाउ लास्ट स्टेप ऑफ दिस यू कैन से सिस्टम इज दैट इज इजेशन। ये जो हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसका लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन में हम देखते हैं कि जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम देखते हैं कि जो कोलोन है, जो कोलोन पार्ट है लार्ज, पहले पार्ट है वो जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, कोलोन एक्सक्रीट सम सॉल्ट्स। वो क्या है, कुछ सॉल्ट सीक्रेट करता है जिसमें आयरन है, जिसमें कैल्शियम है फ्रॉम द ब्लड, ठीक है ना। इन लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन excrete some salts like such as iron, calcium from the blood। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिए कि जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं वहां पर एक यूजफुल बैक्टीरियम है जिसको हम बोलते हैं ई कोलाई। क्या बोलते हैं इसको? ई कोलाई बैक्टीरियम है जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अवेलेबल है, विच लीव्स इन कोलोन। ये कोलोन के अंदर हमारे रहता है, ठीक है ना, एंड फीड्स ऑन द अनडाइजेस्टेड मैटर feeds on undigested matter, कि जो अनडाइजेस्टेड मैटर है उसके ऊपर फीड करता है। लेकिन इन टर्न ये क्या काम करता है? इन टर्न्स प्रोड्यूसेस कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है, लाइक विटामिन B12। यहां पर ये सीक्रेट करता है। विटामिन B12 को हम क्या कहते हैं? कोबालमिन, ठीक है। दूसरा फिर ये यहां पर सीक्रेट करता है विटामिन K, और आप सभी जानते हैं कि जो विटामिन K है इट इज वेरी यूजफुल। नेक्स्ट है विटामिन B1।
जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी को थायमीन। ये साइंटिफिक नेम है, इनको आप लोगों को लर्न रखना है कि किसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि नेम बदल के दे देते हैं, ठीक है ना। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन, ठीक है ना। एंड यू कैन से दीज आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द कोलोन एंड आर absorbed by wall of colon। कितना यूजफुल बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये सभी जो विटामिन्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द यू कैन से कोलोन पार्ट एंड अब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ द यू कैन से कोलोन, ठीक है ना। और जब हम ये देखते हैं कि जो काइम है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इजेशन, कि अब जो अनडाइजेस्टेड मैटर है उसका क्या होगा, सोलिडिफिकेशन होगा। क्या होगा, सोलिडिफिकेशन। तो जो काइम, जो लिक्विड पार्ट है, इट विल बिकम सेमी सोलिड फेसिस। यहां पर क्या होगा, काइम इज चेंजेस इनटू सेमी सोलिड फेसिस। फेसिस होता है जो वेस्ट मैटर है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एंड फाइनली क्या होगा, दीज फेसिस रीचेस टू द रेक्टम। दीज फेसिस रीचेस टू द रेक्टम पार्ट। जैसे हमने एनाटॉमी में किया था कि हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक तो हमने कोलोन जो हमने पढ़ा, अभी दूसरा कोलोन के बाद रेक्टम आता है और उसके बाद एनस आता है। तो इस तरह से हमने उसको डिवाइड किया था वहां पे। तो यहां पर अब जो फेसिस हैं कहां पहुंच जाएंगे, रेक्टम में, ठीक है ना। और रेक्टम जब डिस्टेंस होगी रेक्टम के अंदर, तो वहां से एक रिफ्लेक्स पैदा होगी, विच इंड्यूस द रिफ्लेक्स फॉर डिफिकेशन, ठीक है ना। रीच द रेक्टम, द डिस्टेंशन in rectum produces a reflex for defecation. Reflex for defecation called as defecation reflex. एक ये अर्ज पैदा होगी एंड वी फील ए फीलिंग ऑफ डिफिकेशन विल अकर, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि अब जो हमारे पास जो फेकल मैटर है, ठीक है ना, वो हम बाहर डिस्चार्ज करने की अर्ज पैदा हो जाएगी। और जब ये अर्ज पैदा होती है तो उस दौरान क्या होता है कि वहां पर अगर हम एनस की बात करते हैं, ये एनस है, ठीक है ना। तो यहां पर इसके अंदर की साइड में यहां पर इनवॉलंटरी स्फिंक्टर लगे होंगे। क्या होंगे, इनवॉलंटरी स्फिंक्टर। और यहां बाहर की साइड में, आउटसाइड में, एनस के ये आउटसाइड होगी, यहां पर लगे होंगे वॉलंटरी स्फिंक्टर। तो होगा क्या कि जैसे ही डिफिकेशन की रिफ्लेक्स आई है तो यहां पर जो इनवॉलंटरी स्फिंक्टर हैं ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। क्यों, यहां पर क्या है, डिफिकेशन मीन्स यहां पर फेसिस फीकल मैटर है, फीकल मैटर भरा पड़ा है और ये फीकल मैटर अब बाहर जाना है, ठीक है ना। तो जैसे ही रिफ्लेक्स आया, डिफिकेशन की रिफ्लेक्स प्रोड्यूस हुआ, तो ये इनवॉलंटरी जो स्फिंक्टर है इट विल बिकम रिलैक्स। अब होगा क्या, वॉलंटरी स्फिंक्टर तभी रिलैक्स होगा जब हम कोशिश करेंगे। दैट मीन्स एक हम वॉलंटरीली अगर हम करना चाहते हैं कि हम डिफिकेशन करना चाहते हैं, देन बाय वॉलंटरी प्रेशर, ठीक है ना, दिस वॉलंटरी स्फिंक्टर विल
open, and these fecal matter they comes out, and this process is called ejection. क्या कहते हैं इसको? ejection कहते हैं. लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं इन्फेंट्स की, कि इन्फेंट्स में तो ऐसा नहीं होता, कि इन्फेंट्स क्या करते हैं, उनको तो जैसे रिफ्लेक्स हुआ, ठीक है ना, वो तो अपने फीकल मैटर को कंट्रोल ही नहीं कर सकते. तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर सिर्फ क्या होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन आता है, अकर्स बाय रिफ्लेक्स एक्शन विदाउट द वॉलंटरी कंट्रोल, क्योंकि उनके पास वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है. ठीक है ना. डिफिकेशन अकर्स बाय रिफ्लेक्स, की जो रिफ्लेक्स आ रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी कंट्रोल इज अब्सेंट, कि जो यहां पर वॉलंटरी कंट्रोल है वो नहीं होगा. ठीक है ना. तो इस तरह से बच्चों हम देख सकते हैं कि जो इजेशन प्रोसेस है इट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है ना. नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक आज का है दैट इज न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स. बड़ा ही इंपॉर्टेंट कि आज हम ये देख लेंगे यहां पर कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जब हम अपनी डाइट की बात करते हैं, हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की. आप पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि व्हाट इज बैलेंस डाइट. और उस बैलेंस डाइट में एक ही डेफिनेशन दी जाती है कि व्हेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फूड, कंस्टिट्यूएंट कौन से होंगे, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड्स हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन अ एडिक्वेट अमाउंट. लेकिन पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि हम क्या बैलेंस डाइट हर रोज ले रहे हैं, या सारे लोग इस बैलेंस डाइट को ले सकते हैं, या हम ऑल इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें, क्या ऑल पीपल्स दे अफोर्ड फॉर बैलेंस डाइट. तो क्या उनके फूड में कोई कमी नहीं होगी? कमी होती है, और उस कमी के कारण कुछ डेफिशिएंसी डिसीज होती है. क्या होती है? डेफिशिएंसी डिसीज होती है. तो आज हम सबसे पहले यहां पर डेफिशिएंसी डिसीज ही पढ़ेंगे. अब जो डेफिशिएंसी डिसीज होगी, जैसे मैंने बात की प्रोटीन्स की, मैंने बात की एनर्जी कंपाउंड्स की, कि जो एनर्जी देते हैं. तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो हम डिसीज डेफिशिएंसी पढ़ते हैं PEM, आप बहुत बार नाम सुन लोगे इसका, इसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसका नाम खुद सजेस्ट करता है कि ये डिसीज कैसी है, कि ना तो प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में है, मीन्स इम्प्रॉपर प्रोटीन है, इम्प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन की इनएडिक्वेसी है. क्या है? इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेट है. ठीक है. इस तरह जो एनर्जी है, कि जो एनर्जी रिच फूड है, इट इज नॉट इम्प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिच फूड. और इन्हीं की कमी को हम क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन कह देते हैं. क्लियर. फिर हम बात करते हैं कि ये किस एज के बच्चों में होती है. एक्चुअली इन यंग चिल्ड्रन 0 से लेके 6 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये मैक्सिमम देखने को मिलता है. नीड्स मोर प्रोटीन. क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इनकी जो प्रोटीन्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर वेरी हाई. लेकिन क्या उस टाइम में इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है?
कुछ लोग नहीं कर पाते, और जो लोग नहीं कर पाते इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर मोर प्रोन टू दिस माल न्यूट्रिशन। ठीक है ना। द चिल्ड्रंस नॉट गेटिंग प्रोटीन और यू कैन से एंड एनर्जी आर more prone to malnutrition। वही माल न्यूट्रिशन का शिकार भी होते हैं। दे आर मोर प्रोन टू द यू कैन से माल न्यूट्रिशन। अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि अगर किसी को माल न्यूट्रिशन हो गई है, इसका रिजल्ट क्या रहेगा? इसमें क्या होता है कि उन बच्चों में एक परमानेंट इंपेयरमेंट आ जाती है। वो फिजिकली भी हो सकती है, वो मेंटली भी हो सकती है। ठीक है ना। और मतलब ये उनमें दिखाई देगी। वैसे तो ये बच्चे सर्वाइव नहीं करते, लेकिन जो सर्वाइव करते हैं वो फिजिकली और मेंटली उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। तो माल न्यूट्रिशन रिजल्ट्स इन द माल न्यूट्रिशन लीड्स टू परमानेंट क्या होती है उनमें, उनके अंदर परमानेंट इंपेयरमेंट आ जाती है। परमानेंट इंपेयरमेंट वो फिजिकल भी हो सकती है, इंपेयरमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल। और किन के अंदर होगी? दोज हु सर्वाइव मेंटल ग्रोथ, दोज हु सर्वाइव, कि जो बच्चे सर्वाइव करते हैं उनकी ना तो फिजिकल और ना ही मेंटल ग्रोथ प्रॉपर होती है। वैसे तो ये बच्चे सर्वाइव ही बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू कैन से और आफ्टर द बर्थ अगर ये चीजें मीन्स प्रोटीन और एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, then you can say these are more prone to these malnutrition, and this malnutrition may lead to the permanent impairment in the children physically as well as the mentally growth। तो अब कहते हैं कि ये जो malnutrition है it is of two types। क्या है ये दो तरह की हो सकती है। malnutrition is of two types, कि दो तरह की हमने देखी है अपने आसपास हम देखते हैं। पहला है इसमें क्वाशियोरकर, एक तो ये होती है, दूसरी है मरासमस। आप लोगों ने नाम सुने भी होंगे मरासमस। एक प्रोटीन की स्केर्सिटी से हो जाता है और एक एनर्जी की स्केर्सिटी से हो जाता है। याद रखना हमेशा जो क्वाशियोरकर है, ठीक है ना, ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की। और जो मरासमस है ये एनर्जी की कमी से होता है कि उन बच्चों को प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाती। ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे, इट इज यू कैन से ड्यू टू प्रोटीन scarcity, it is due to protein adequacy and it is due to energy adequacy, कि एनर्जी की प्रॉपर अमाउंट बच्चों को नहीं मिल पाती। एंड यूजुअली चिल्ड्रन, अगर हम इसकी बात करते हैं, यूजुअली चिल्ड्रन 1 to 5 years of age, they are more prone to this disorder क्वाशियोरकर। और हम अगर बात करते हैं मरासमस की, तो इट अफेक्ट द
चिल्ड्रन 2000, और यू कैन से यंगर इन्फेंट्स 2000 बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, अफेक्ट दोज इन्फेंट्स विच आर बिलो 1 ईयर, जो 1 साल से भी कम होते हैं। फिर अगर बात करते हैं मिलके सिम्टम की, कि इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, कि किस तरह से वो बच्चे दिखाई देंगे और ये किस तरह से दिखाई देंगे। देखिए सिम्टम की बात आती है कि एक तो ये बच्चे क्या होंगे कि वीक मसल्स होंगी इनकी, वीक मसल्स, कि जब वीक मसल, क्योंकि हम जब प्रोटीन मिल गया है तो जो मसल बनती है उनके लिए तो प्रोटीन चाहिए। फिर थिन लिम्स, लिम्स मीन्स हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले होंगे, ठीक है ना। रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, कि जो बॉडी की ग्रोथ है वो भी कम होगी, ठीक है ना। एंड इनकी जो बैली है वो पोर्ट बैली हो जाएगी, पोर्ट बैली। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं इन बच्चों के जिनमें एक क्वाशोर्कर हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पर मरासमस में, यहां पर क्या होता है, इंपेयर्ड ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द यू कैन से टिश्यू प्रोटीन, इंपेयर्ड ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटीन, कि जो प्रोटीन टिश्यू है या टिश्यू प्रोटीन है वो रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स। एंड इनके क्या होगा, थिन लिम्स होंगे, थिन लिम्स होंगे, एंड ड्राई थिन वॉल्ड, ड्राई थिन स्किन की बात कर रहे हैं, थिन होगी स्किन बच्चों में, रिंकल्ड होंगे, थिन रिंकल्ड स्किन। तो इस तरह से एक डिफरेंस हम यहां पर देख सकते हैं कि ये जो क्वाशोर्कर है ये प्रोटीन की कमी से हो रहा है, जो मरासमस है ये एनर्जी की माल न्यूट्रिशन के कारण हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसमें ये तो था कि जो प्रोटीन और जो हमारे पास एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। सेकंड आता है हमारे पास जो विटामिन हैं उनकी कमी से कौन सी डिसीज हो सकती है। नेक्स्ट आता है विटामिन और यू कैन से मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी डिसऑर्डर या डिसीज। जैसे आप लोगों ने आयरन की बात की, जब आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं अनीमिया। अनीमिया में जैसे हम कहते हैं कि ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है ना, कि जो ब्लड है, क्योंकि हमें आयरन चाहिए ब्लड के लिए, क्योंकि उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीम मींस आयरन कंटेंट होता है जो हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। इसकी कमी हो जाने से, ठीक है ना, तो कौन सी डिजीज हो जाती है, अनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। फिर दूसरा अगर हम बात करें आयोडीन, जो हमें अपने डाइट के साथ लेना होता है, जो साल्ट से हमें मिलता है, ठीक है ना, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा, गोइटर, कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये बाहर की तरफ स्वेलअप हो जाता है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास, ये तो था मिनरल्स की। अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो हमारे पास जैसे विटामिन डी है, विटामिन डी है, क्या इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल इसको हम बोलते हैं। और अगर इसकी बच्चों में कमी हो जाती है दैट इट रिजल्ट्स इन द रिकेट्स इन चिल्ड्रन। इसकी कमी से क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये बच्चे की लेग्स हैं, ठीक है ना, 2 लेग्स हैं, और जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो या तो ये अंदर की तरफ ऐसे बैठ हो जाती है या फिर ये बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे की जो लेग्स हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे, कि जैसे मान लो ये तो ये बाहर की तरफ निकल जाती है ऐसे,
ठीक है ना, या फिर ये अंदर की तरफ घुटने ऐसे, घुटने अंदर की तरफ चले जाते हैं ऐसे, और जब चलते हैं ना वो बच्चे, उनके घुटने आपस में टच करते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं रिकेट्स। अगर हम बात करते हैं ओस्टियोमलेशिया, क्या बोलते हैं, ओस्टियोमलेशिया इन अडल्ट, ओस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स। और मोस्टली जो ओस्टियोमलेशिया की शिकायत है ये लेडीज में ज्यादा मिलती है, फीमेल्स में। मीन्स इसमें क्या होता है, ओस्टियोमलेशिया में जो बोन्स है दे बिकम पोरस और वीक हो जाती हैं बोन्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिनरल, दैट इज विटामिन ई। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम टोकोफिरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोकोफिरोल। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाएगी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी आपको पता है कि जो मसल्स की जो प्रॉपर शेप है वो नहीं बन पाएगी बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ई। फिर है हमारे पास विटामिन B1, विटामिन B1 साइंटिफिक नेम है थायामिन, ठीक है। जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो हमारे पास आ जाता है कौन सी डिजीज है, बेरीबेरी। कौन सी डिजीज हो जाती है, बेरीबेरी। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B2, साइंटिफिक नेम है विटामिन B2 का रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन। चेलोसिस हो जाती है, बीमारी कौन सी है, चेलोसिस, CHELOSIS। चेलोसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखते हो ना, हमारा माउथ है, माउथ के कॉर्नर्स हैं, जब विटामिन B2 की कमी होगी तो यहां पर कॉर्नर्स पे, माउथ के कॉर्नर्स पे क्रैक्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, क्रैक्स, और उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, चिलोसिस। क्लियर। नेक्स्ट है फिर हमारे पास विटामिन B3, और विटामिन B3 का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज नियासिन। देखिए, जब इस विटामिन B3 की कमी हो जाएगी तो इंसान को क्या होता है, पेलाग्रा बोलते हैं इसको। क्या होगा, पेलाग्रा। और पेलाग्रा में क्या होता है कि उसको डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस रहते हैं और इनफ्लेम्ड स्किन हो जाती है। क्या बोलते हैं इसको, पेलाग्रा, ठीक है ना। तो these are the disorder or the you can say some, there are you can say folic acid also, folic acid। और फोलिक एसिड की कमी से भी कुछ डिसीज हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं मेगाब्लास्टिक अनीमिया। क्या होता है इसे, इसकी डेफिशिएंसी से मेगाब्लास्टिक अनीमिया। एक अनीमिया पहले बढ़ा, वो ब्लड की कमी हो गई है, और जब मेगाब्लास्टिक अनीमिया की बात होगी कि जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज का जो साइज है, आरबीसी साइज इज नॉट प्रॉपर, ठीक है ना, और एंड इट इज लार्ज साइज, वो बड़ी बड़ी बनती है, लार्ज साइज, इसलिए इसको बोला मेगाब्लास्टिक अनीमिया कि जो आरबीसी का साइज है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा बढ़ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 साइंटिफिक नेम है साइनोकोबाल्मिन। देखिए, जो साइनोकोबाल्मिन है इसमें होगा कि जो आरबीसी का काउंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, आरबीसी का काउंट डिक्रीज होना, तो इसको बोलेंगे डिसीज को नाम परनीसियस अनीमिया। इसमें क्या होगा, डिक्रीज्ड काउंट ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी का काउंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, परनीशियस अनीमिया, ठीक है ना। और लास्ट है हमारे पास विटामिन
सी, जो हमें सिट्रस फ्रूट से ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके जो डिसीज होती है उसको हम कहते हैं स्कर्वी। इन लोगों को कभी गम्स से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट मीन्स जो स्कर्वी है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यू कैन से ब्लीडिंग ऑफ गम्स, कि जो दांतों में दांत है हमारे और जो दे आर यू कैन से इनसाइड द गम्स, वो गम्स से कभी भी ब्लड नहीं आएगा। लेकिन जो जिनके अंदर विटामिन सी की कमी होगी उनके गम्स से हमेशा क्या होगा, ब्लड आएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्लीडिंग ऑफ गम्स भी इसको हम कई बार कह देते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द यू कैन से प्रोटीन malnutrition disease and the you can say some nutrient disease। अब थोड़ा सा हमारे पास हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलेटेड कुछ डिसीज हैं, उनको हम करते हैं। इसमें आता है हमारे पास इनडाइजेशन सबसे पहले। क्योंकि एक हमने कर लिया कि जो हमारे न्यूट्रिएंट से रिलेटेड थी वो हमने खत्म कर लिया। अब जब इनडाइजेशन की बात हो रही है कि फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ है, फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, इनकम्प्लीट डाइजेशन, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं काज क्या रहेगा, ठीक है ना, काज क्या है इसका होने का कि डाइजेशन क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन रहा। एक तो क्या हुआ होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमने च्यूइंग प्रॉपर नहीं की, उसको स्वेलो प्रॉपर नहीं किया। पहला कारण तो ये है, फूड इज नॉट च्यूड एंड swallowed प्रॉपरली, क्योंकि ये प्रोसेस भी होना जरूरी है। फूड तभी तो डाइजेस्ट होगा, क्यों, सलाइवा तभी एक्ट करेगा, ठीक है ना। और दूसरा है यू कैन से हमारी जो इनएडिक्वेसी है, और यू कैन से इनएडिक्वेसी और यू कैन से लेस अमाउंट ऑफ एंजाइम इज रिलीज्ड, ठीक है ना। इम्प्रॉपर अमाउंट ऑफ एंजाइम रिलीज्ड, कि प्रॉपर अमाउंट में एंजाइम ही रिलीज नहीं हुआ। नेक्स्ट है ओवर ईटिंग कर लिया हमने, ज्यादा खा लिया है, उससे भी इंडाइजेशन हो सकती है, ठीक है ना। या हम ज्यादा स्पाइसी फूड खा लें जिसमें मसाले ज्यादा हो, तो उस टाइम में भी इंडाइजेशन की प्रॉपर ज्यादा हो सकती है। या हमें हाई फीवर हो जाए, क्या हो जाए, हाई फीवर की प्रॉब्लम, तो उस टाइम में भी इंडाइजेशन के होने के चांसेस रहते हैं। ये तो थे काज। लेकिन अब अगर हमें पता कैसे लगेगा कि हमें इंडाइजेशन है, तो हमें सिम्टम क्या दिखाई देगा। तो सिम्टम क्या होंगे, सिम्टम्स आर सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम क्या होगा, आपका पेट दर्द करेगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कारण नोजिया, जानते हैं आप, नोजिया मीन्स फीलिंग बिफोर वॉमिटिंग, कच्चा जी होना जिसको हम कहते हैं, जी मचलाना, ठीक है ना। नोजिया क्या होता है, फीलिंग बिफोर वॉमिटिंग, कि वॉमिटिंग आने से पहले की जो फीलिंग है उसको नोजिया बोलते हैं, नोजिया फीलिंग उसको हम कह देते हैं। और फिर वॉमिटिंग होगी, ये भी है किसका, फिर हार्ट बर्न, जैसे कहते हैं ना हार्ट बर्न, और एसिड ज्यादा सीक्रेट होगा, मोर एसिड इज सीक्रेटेड, ज्यादा एसिड सीक्रेट होगा, विच काज मोर इरिटेशन, जिससे और ज्यादा इरिटेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, दिस इज अबाउट द इंडाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, थर्ड इज कॉन्स्टिपेशन। ये भी आजकल लोगों में बहुत बढ़ रही है। थर्ड, कॉन्स्टिपेशन। जब हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं दैट मीन्स
डिफिकल्टी इन डिफिकेशन, कि हम प्रॉपर डिफिकेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड काज्ड बाय द डिक्रीज्ड मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन। यू कैन से हमारे पास जो अर्ज है डिफिकेशन की वो प्रॉपर नहीं आती, एंड यू कैन से इट इज डिफिकल्टी इन द डिफिकेशन, इट इज डिफिकल्टी इन डिफिकेशन प्रोसेस caused due to कि caused due to the decreased motility of the intestine, caused due to decreased motility of intestine, कि जो इंटेस्टाइन है उसमें जो मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज हो गई है, और जो बाउल मूवमेंट्स हैं, बाउल मूवमेंट्स बिकम इरेगुलर, वो रेगुलर नहीं होती, कभी भी हमें अर्ज आ सकती है। क्यों? ज्यादा टाइम तक जो है हमारा फीकल मैटर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, ठीक है ना। फेसिस रिमेन्स प्रोलॉन्ग्ड, ज्यादा लंबे टाइम तक इन द कोलोन एज ए रिजल्ट एक्सेसिव वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, वहां से एक्सेसिव वाटर ऑब्जर्व हो जाता है, एंड द फीकल मैटर इट विल बिकम ड्राई एंड फेसिस बिकम ड्राई एंड हार्ड, ड्राई हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है जो कॉन्स्टिपेशन है ये किसके कारण हो रहा है, इसके मेन रीजन क्या रहेंगे। कॉन्स्टिपेशन में बी काज्ड बाय कॉन्स्टिपेशन may be caused by, पहला कारण डिलेइंग डिफिकेशन, हम डिले कर देते हैं कि अर्ज आ रही है लेकिन हम डिफिकेशन के लिए नहीं जाते, डिलेइंग डिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है इनसफिशिएंट फाइबर इन डाइट, इनसफिशिएंट फाइबर इन डाइट, कि जो हमारी डाइट है उसमें हम जो फाइबर लेते हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना। फिर हमारा जो फ्लूइड इनटेक है, फ्लूइड इनटेक इज वेरी लेस, कि हम प्रॉपर जो लिक्विड लेते हैं वो भी पूरी अमाउंट में नहीं ले पाते। कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे ऊपर इमोशनल स्ट्रेस हो सकती है, कि हमारे ऊपर कोई दबाव हो सकता है इमोशन से रिलेटेड, ठीक है ना। और कुछ सर्टेन ड्रग्स अगर हमने ले लिए हैं, सर्टेन ड्रग्स अगर हमने ले लिया, ये क्या करती है, मोर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना, कोलोन के अंदर, और वहां पर जो फीकल मैटर है इट विल बिकम ड्राई एंड हार्ड। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैन cause urge for defecation, ये इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे स्टमक के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं, ठीक है ना, उनको बाहर माउथ से निकाल देना, उसको हम क्या कहते हैं, वोमिटिंग। ठीक है ना, मीन्स इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, इजेक्शन ऑफ द स्टमक
कंटेंट थ्रू माउथ, उसको हम क्या कहते हैं, वोमिटिंग कहते हैं। और दिस इज, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। कैसा है? दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है ना, अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला। ये जो मेडुला है, मेडुला के कंट्रोल में है, ठीक है ना, कंट्रोल्ड बाय द, यू कैन से वोमिट सेंटर है ये मेडुला। इसको क्या बोल सकते हैं हम? वोमिट सेंटर। यहीं से रिफ्लेक्स आती है और जो हमारा स्टमक का कंटेंट है इट विल कम्स आउट, ठीक है ना। ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड्स द वोमिटिंग। ए फीलिंग ऑफ नोजिया, फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड वोमिटिंग। तो दिस इज अबाउट द, यू कैन से वोमिटिंग। ये भी एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है जॉन्डिस। जब आपको मैंने लीवर कराया था और उस टाइम में भी आपको एक जॉन्डिस कराई थी, कौन सी जॉन्डिस थी वो? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। कि हमारे पास जो कॉमन बाइल डक्ट या सिस्टिक डक्ट होती है, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और जो बाइल जूस है वो कहां नहीं जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं जा पाता, ठीक है ना। और उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। क्यों? उसके कारण क्या होगा? ब्लड में जाना स्टार्ट हो जाएगा, उसका ब्लड में एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो एक्चुअल में जॉन्डिस है क्या? इट इज, यू कैन से, जॉन्डिस इज अ येलो कलरेशन ऑफ आईज, इज ए येलो कलरेशन ऑफ आईज। इसमें आईज येलो हो जाती है, स्किन येलो हो जाती है, ठीक है ना। और हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये येलो हो जाती है, ठीक है ना, ड्यू टू बिल्डअप ऑफ द कंपाउंड, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ए कंपाउंड बिलीरुबिन। याद आया? बिलीरुबिन कैसे बनता है? एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे ब्लड के जो ओल्ड आरबीसी होती हैं, क्या होती हैं? ओल्ड आरबीसीज। ये क्या होती हैं? जब ये डिस्ट्रॉय होती हैं लीवर के अंदर, ठीक है ना, जब लीवर के अंदर जाती है, इन लीवर, ये लीवर के अंदर प्रोसेस होगी तो ये क्या होता है? टूटती हैं। इनका जो हीम कंटेंट है, हीम कंटेंट है, ये ब्रेक होता है, ठीक है ना, और ये यहां पर पिगमेंट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं बिलीरुबिन, ठीक है ना। और ये बिलीरुबिन जो है ये लीवर कहां सीक्रेट कर देगा? बाइल जूस में। लेकिन अगर ये बाइल जूस में ना जा पाए, ठीक है ना, बाइल जूस ये एक्सक्रीट ना हो पाए और इसका एक्यूमुलेशन कहां पे हो जाए? हमारे ब्लड के अंदर होना शुरू हो जाए, देन हम इसको कह सकते हैं कि जॉन्डिस हो गया है। अब जो जॉन्डिस है वो 3 तरीके की हो सकती है। कितने तरीके की हो सकती है? थ्री काइंड्स मेरी। 3 तरह की हम यहां पर जॉन्डिस देख सकते हैं। पहला जॉन्डिस जो है प्री हिपैटिक जॉन्डिस। पहला है प्री हिपैटिक जॉन्डिस। देखिए जो प्री हिपैटिक जॉन्डिस है, इसको इसमें हम देखते हैं कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द बिलीरुबिन विल अप। क्या होगा? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन, ज्यादा बन रहा है, ठीक है ना।
क्या बना, बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आईज येलोइश हो गई है। फिर है हिपैटिक जोंडिस, दूसरा टाइप, हिपैटिक जोंडिस। अब ये जो हिपैटिक जोंडिस है, ड्यू टू द कॉन्जेनिटल लिवर डिसीज, ड्यू टू कॉन्जेनिटल लिवर डिसीज। जो बाय बर्थ आगे से आगे ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, ये आगे से आगे ट्रांसफर होती है। इसको हम दूसरा नाम यहाँ पे और कह सकते हैं हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी जिसको हम कहते हैं, या लीवर सिरोसिस जिसको हम कहते हैं, सिरोसिस, लीवर सेल्स का डैमेज हो जाना, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो लीवर है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो जब प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा तो उसको हम बोलते हैं हिपैटिक जोंडिस। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा हिपैटिक जोंडिस, तीसरा एक्स्ट्रा हिपैटिक जोंडिस। अब जो एक्स्ट्रा हिपैटिक जोंडिस है, इसमें क्या होगा, ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द बाइल, कि बाइल आइन है, ब्लॉकेज ऑफ द बाइल, जो मैंने भी बोला था ना, ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस। कौन सा बोला था, ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस, ये पढ़ चुके आप लोग पहले। तो ये कौन सा टाइप हुआ ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस, ये यही हुआ एक्स्ट्रा हिपैटिक जोंडिस हम इसको बोलते हैं। और लास्ट हमारे पास जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसीज है, दैट इज डायरिया। क्या है, नेक्स्ट लास्ट है डायरिया। देखिए इसमें डायरिया में क्या होता है, इनको बोलते हैं, अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले, लूज मोशन करना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो वॉल्यूम है हमारे फ्लूइड का, वो बढ़ जाता है, कि बार बार हमें डिफिकेशन करना पड़ेगा, और उसका वॉल्यूम भी है जो लिक्विड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये होता किस कारण है, एक्चुअली हुआ क्या है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है या जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं, एब्जॉर्प्शन कम हुआ है और मोटिलिटी ज्यादा बढ़ गई है, विच रिजल्ट्स इन द डायरिया। डायरिया में कई बार तो क्या होता है कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसको हम ब्लड डायरिया बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना। तो इट इज द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, इट इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इन बाउल मूवमेंट, ठीक है ना। जो बाउल मूवमेंट है वो फ्रीक्वेंट होगी, इंक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, एंड वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम, एंड यू कैन से कंटेंट वॉल्यूम ऑफ द फेसिस। क्या क्यों हुआ, ड्यू टू लेस एब्जॉर्प्शन, कि ऑब्जॉर्प्शन कम हुई है, इसके कारण हुआ है, एंड इंक्रीज मोटिलिटी, एंड इंक्रीज मोटिलिटी। एक बात का ध्यान रखना, अगर डायरिया कंटिन्यू रहता है तो इससे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है और जो मिनरल्स हैं उनकी कमी हो सकती है। मीन्स प्रोलॉन्ग्ड डायरिया may result in dehydration, and you can say electrolyte balance is disturbed.
ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, दैट इज यू कैन से गैसेस एक्सचेंज, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होगा। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से करें और इस चैप्टर के आप रेफरेंस बुक में भी इसको पढ़ें, एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली थोरोली रीड करें और इससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर देखें और जो भी कोई डाउट आती है मुझसे जरूर बात करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।